Hello my dear students, welcome all of you to lecture number 3 of wave optics. क्लास 12th का ये 10वां चैप्टर और आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है इस चैप्टर से। और इस फिनोमेनन को समझने से पहले मैं इसकी थ्योरी के बारे में बताने से पहले ये पेपर में कैसा लिख के आना है, इन सब चीज़ों को समझने से पहले मैं प्रैक्टिकली आपके दिमाग में ये डाल देना चाहता हूँ कि लाइट को कैंसिल कर सकती है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। फ्रिंजेस क्या होते हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि एक पोजीशन, एक रीजन, एक जगह, एक एरिया ऐसा हो सकता है जहां लाइट ने लाइट के साथ मिलकर लाइट ज़्यादा कर दी है। ऐसा तो अक्सर होता है। अगर मैं रूम के अंदर एक लाइट ऑन करूं, कुछ रोशनी होगी, कुछ इंटेंसिटी होगी, और अगर मैं एक और लाइट ऑन कर दूं, एक और एलईडी ऑन कर दूं, तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्राइट चीज़ें दिखाई देती हैं। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप अक्सर बहुत सारी लाइट्स ऑन कर लेते हैं या एक बड़ी लाइट, ज़्यादा पावर की लाइट को ऑन करते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने 2 लाइट्स ऑन करी हो, रूम के अंदर डार्क हो गया हो, अंधेरा हो गया हो। नहीं, एक से जितनी लाइट आ रही थी दूसरे को ऑन करने पर डबल हो गई, सेम बल्ब अगर है। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है जहाँ एक से लाइट आ रही है, ठीक है, रोशनी दिखाई दे रही है, दूसरे से लाइट ऑन करने पर क्या हो जाए, कुछ जगह ऐसी हो जहाँ तो ज़्यादा ब्राइट हो गया जैसे एज यूजुअल होता है, और कहीं पर कम हो जाए, मतलब अंधेरा हो जाए, डार्क हो जाए। ऐसे फिनोमेनन कहाँ देखने को मिलेंगे? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखने को मिलेंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में कि होता क्या है इंटरफेरेंस, कब होगा, क्या कंडीशंस होंगी, कैसा होगा, कब क्या बनेगा, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जानेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसको समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है, एक फिनोमेनन होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 11th क्लास में था ये आपका वेव में ऑसिलेशंस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं इसे दोबारा बता रहा हूं आपको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से समझेंगे कि कैसे लाइट को कैंसिल कर सकती है, कैसे लाइट को कैंसिल भी कर सकती है। ऐसा फिनोमेनन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने के बाद ही पता चलेगा हमें। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? बहुत सारी क्या है, वेव्स, और वो अगर एक दूसरे पर क्या करें, सुपरपोज करें, ओवरलैप करें, कहने का मतलब, तो सुपरपोज करने पर जो नई वेव बनेगी वो कैसी बनती है, कब कैसी कंडीशन होती है, इसके बारे में जानना था। सबसे पहले एग्जाम्पल फिर से किसका लीजिए आप, वाटर का लीजिए। वाटर वेव्स की बात करते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। उससे पहले प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। यहाँ पर ये फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और वो इसके साथ नहीं है, वो एक समझाने के लिए पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। आप लिखना चाहे तो उसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको याद रहेगा इस तरह से। भाई मैंने क्या किया, 2 सोर्स कंसीडर किए हैं। ये यहाँ पर पानी में एक पत्थर गिरा दिया जाए, मतलब एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया है, एनर्जी प्रोपेगेट करना स्टार्ट करेगी, और एनर्जी जब प्रोपेगेट करना स्टार्ट करेगी वेव्स बनेगी। एक तरह से मैंने बताया था, यहाँ से डिस्टरबेंस अगले पार्टिकल पर जाएगा, फिर अगले पर वेव्स बनेगी इस तरह से। तो यहाँ पर एक डिस्टरबेंस मैंने प्रोड्यूस किया, ये एक सोर्स है, और यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होगी, डिस्टरबेंस आगे जाएगा, और इस तरह से क्या प्रोड्यूस होने वाली है, वेव्स। और वेव प्रोड्यूस होगी, तो एक वेव जो होती है, एक इस तरह की जो वेव होती है, तो इस तरह की एक जो वेव होती है, इस वेव की क्या होती है, वेवलेंथ में। तो ये वेव जो होती है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने इस तरह से, और यहाँ तक पहुँचेगी,
और आगे पहुंचेगी इस तरह से, और आगे बनाए जा सकते हैं इस तरह से। तो ये वेव बनी है भाई, यहाँ से स्टार्ट करूं और यहाँ पर ये फिर से एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक वेव कंप्लीट होगी, एक क्रेस्ट बन गया है और एक ट्रफ बन गया है, और ऐसा होने के साथ साथ फिर से क्रेस्ट और ट्रफ बनने लगेंगी। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की ये लेंथ के साथ में क्या कहूंगा, ये इस वेव की क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। अलग अलग लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है इस तरह से, रेड की अलग है, वॉयलेट की अलग है, ब्लू ग्रीन की अलग है, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वॉयलेट, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, सबकी अलग है। 8वें चैप्टर में जाना है आपने इस तरह का। तो लैम्बडा इसकी वेवलेंथ है, अगर मान लीजिए तो ये डिस्टेंस है एक तरह का, मीटर में बात करी जाएगी। और ये वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v स्पीड से ट्रेवल कर रही है ये वेव इस तरह से। यहां से डिस्टरबेंस ने, O पॉइंट से डिस्टरबेंस ने इस P पॉइंट पर पहुंचने में टाइम कितना लिया है, कैपिटल T टाइम लिया है O से P पर पहुंचने में। यानी एक इस तरह की पूरी साइकिल बनने में, एक पूरी इस तरह की वेव बनने में कैपिटल T टाइम लिया गया। और ये कैपिटल T टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और इस टाइम पीरियड का ये चीज आप लिख सकते हैं, वहां मैं समझाऊंगा उसकी बात करेंगे, लेकिन इसे भी अलग से लिखिए। आप ऐसे करिए, पहले इसे समझ लीजिए, लिख भी लीजिए सारे को, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेडिंग डालिएगा। जब मैं उसकी डेफिनेशंस लिखवाऊं तब बात करेंगे सर से। तो टाइम पीरियड जो है वो होता है, और भाई टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से। और स्पीड का फॉर्मूला तो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। O से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस वेव ने ट्रेवल किया है कैपिटल T टाइम में। और क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल तो फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ लिखा जा सकता है। किसी वेव की स्पीड का फॉर्मूला, किसी वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्बडा लिखा जा सकता है। और अगर ये वेव एक लाइट वेव है, ए लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर इसकी स्पीड c है वैक्यूम में, और फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या होती है, लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या होती है, लैम्बडा। सारी की सारी लाइट्स, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा या विजिबल, सभी की सभी लाइट्स वैक्यूम में c स्पीड से चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। लेकिन सारी लाइट्स अलग अलग फिर क्यों है, स्पीड तो सबकी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐसी ऐसी कितनी साइकिल बनाई है एक सेकंड में। ये डिस्टेंस, ये लैम्बडा जिसका छोटा होगा वो ज्यादा साइकिल्स बनाएगा एक सेकंड में, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम साइकिल्स बनाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो रेसिप्रोकल होती हैं इस तरह से। ये एक वेव के बारे में इतनी चीजें होती हैं इस तरह से। और ओमेगा, भाई यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरह से, और ये एक साइकिल जो बन गई है, तो एक साइकिल जो ये बन गई है इस तरह से, लैम्बडा वेवलेंथ हो गई, और इसकी स्पीड भी जानी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, भाई यहाँ जो पार्टिकल था वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पोजीशन पर है भाई इस तरह से। तो यहाँ से जो ये पार्टिकल भाई जब तक डिस्टरबेंस कहाँ पर पहुंचा है, P पॉइंट पर पहुंचा है। आपको पता है मैंने इसी चैप्टर में सबसे पहले बताया कि ये वेव कैसे बनती है। आगे डिस्टरबेंस, पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, जब तक वो नीचे जाएगा दूसरे तक डिस्टरबेंस पहुंचेगा, फिर दूसरा नीचे आएगा, पहला अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, तीसरे तक डिस्टरबेंस पहुंचेगा। ये लगा लीजिए कि भाई जब तक P पॉइंट पर डिस्टरबेंस पहुंचा होगा तब तक O पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, एक साइकिल आगे चल रहा है ना। और तो भाई ये लगा लीजिए कि ये पार्टिकल जो था वो P पॉइंट से आगे है, तो फेज डिफरेंस में, ये बात जरूर लिख लीजिएगा, फेज डिफरेंस की बात करूं,
फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस का मतलब फाई एंगल से डिनोट कर देते हैं हम। मतलब भाई एक एंगल एक वेव जब बनती है इस तरह से, तो एक बार सर्कुलर मोशन, एक साइकिल की बात करूं भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑसिलेशंस का याद आना चाहिए आपको कि जब तक एक सर्कल में घूमकर पार्टिकल आया, उतनी ही देर में एक क्रेस्ट बन गया और एक क्या बन गया, ट्रफ बन गया। एक सर्कल पूरा करने में टाइम कितना लिया, कैपिटल टी। ऐसे ही क्या था कि ये एक वेव जो है वो कंप्लीट हुई कितनी देर में, कैपिटल टी। इस वेव की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू, इस वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है भाई। a क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, अगला पार्टिकल थोड़ा ऊपर है, ये पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम पर है। तो यहाँ पर क्या है, y डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर इस तरह से मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस है। और ये अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग हाइट पर या अलग अलग डेप्थ पर हैं, मतलब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है इनका किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ये पार्टिकल जीरो पर है, ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, ये फिर अपने जीरो पर है, ये अपने मिनिमम पर है, यानी नेगेटिव में चला गया है अपोजिट में, और ये फिर अपनी जीरो पर है। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पर अरेंज हैं। तो हम एक वेव की इक्वेशन या एक ऑसिलेशन की इक्वेशन लिखते थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t बाई इस तरह से। और ये इक्वेशन कैसे आती है, सर्कुलर मोशन से ही आती है। बस आप इतना समझिए, एक सर्कल कंप्लीट किया कैपिटल T टाइम में, उतनी ही देर में एक वेव बन गई है कैपिटल T टाइम में। तो भाई यहाँ वाला पार्ट जब तक P पॉइंट पर डिस्टरबेंस पहुंचा है, तब तक जो O पॉइंट है वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, यानी एक सर्कल पूरा हो चुका है, 360 डिग्री हो चुका है। एंगल के मामले में बात करूं ना, तो ये कहूंगा कि ये जो O वाला पार्टिकल है, इस P वाले पार्टिकल से 2 पाई एंगल आगे चल रहा है, एक ऑसिलेशन पूरा कर दिया है, 2 पाई का एंगल हो गया, फेज डिफरेंस बोलते हैं इसे। तो ये जो P पार्टिकल कभी ये P पार्टिकल जब अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तब तक ये O पार्टिकल अपने 2 ऑसिलेशन पूरा कर चुका होगा। हमेशा 360 डिग्री आगे चलेगा, 2 पाई एंगल पर आगे चलेगा। इसका मतलब फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। अगर इस O और इस यहाँ पर इस Q पार्टिकल की बात करूं, तो ये O पार्टिकल और Q पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई का हो गया, 180 का हो गया। इस तरह से इस O में और यहाँ ऊपर जो पार्टिकल बैठा है R, इसमें डिफरेंस पूछूं, 90 का डिफरेंस हो गया। तो यानी ये जो पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पर अरेंज्ड हैं, इनमें एक क्या है, फेज डिफरेंस है। इतनी बात आपको समझ में आई हो। पहली बात तो ये फेज डिफरेंस, और ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा क्या है भाई, इस तरह से। तो कोई पार्टिकल कंसीडर किया मैंने आगे कहीं, जैसे ये P पार्टिकल है, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं वो फ्रीक्वेंसी बताएगी। और आप जानते हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई न्यू लिखी जा सकती है, 2 पाई बाई कैपिटल T भी लिखी जा सकती है। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में ये वेव कितनी बनेगी, और एक वेव में कितना एंगल हो रहा है इस पार्टिकल में और इस P पार्टिकल में, कितने का डिफरेंस है, 2 पाई का डिफरेंस है। तो इसलिए एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है वो फ्रीक्वेंसी है। तो एक वेव में 2 पाई का एंगल कवर किया, तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया, हर एक साइकिल में 2 पाई का एंगल हो रहा है, और एक सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है वो फ्रीक्वेंसी बताएगी। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया, ये पता चलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। इतनी टर्म्स एक वेव के बारे में अगर आपको पता है, इतनी टर्म्स अगर आपको एक वेव के बारे में पता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ S1 पॉइंट पर आपने पानी में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने पर वेव बनी, वो वेव हर डायरेक्शन में गई होगी। जब आपने कहीं किसी पॉइंट पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है पानी में, चारों तरफ सर्कल्स बनते हैं, तो चारों तरफ वेव्स गई हैं।
हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं कि इस तरफ जो वेव गई है, इस तरफ जो एनर्जी जा रही है, इस वेव की फॉर्म में जा रही है, तो इस वेव की कुछ वेवलेंथ है और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, और मान लो ये लाइट होती तो इसकी स्पीड वैक्यूम में c कही जा सकती है। चलो कोई नहीं, स्पीड है कुछ भी। अब S1 से लाइट ये एक वेव चली है और आगे चलने दीजिए, चलती रहेंगी इस तरह से भाई, चलती रहेंगी, चलने दीजिए इनको, ये चलती जाएंगी इस तरह से। एक और पॉइंट पर आपने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है S2 पॉइंट पर, यहां से भी वेव चली है। फिलहाल दोनों की लैम्बडा यानी वेवलेंथ सेम मानी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या मानी गई है, सेम मानी गई है इस तरह से। अगर ऐसा है तो ये दोनों जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है एंड सेम वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ हो जिनकी, ऐसी वेव्स को मोनोक्रोमेटिक वेव कहा जाता है। ऐसी वेव्स को मोनोक्रोमेटिक वेव्स कहा जाता है। खास तौर पर ये वर्ड मैं लाइट वेव्स के लिए यूज करूंगा। यहां से जो लाइट आई है और यहां S2 से दो अलग अलग लाइट के सोर्स हैं, इससे भी लाइट आई है, इससे भी लाइट आई है। अगर दोनों सोर्सेस से जो लाइट है वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की आई है, तो इसका मतलब ये मोनोक्रोमेटिक वेव्स है भाई, इस तरह से। अब एक और बात सुनिए, यहां से जो वेव चली है उसने पहले क्या बनाया, क्रेस्ट। यहां से जो वेव चली है उसने भी क्या बनाया है, क्रेस्ट बनाया है। यानी शुरुआत में इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एक साथ यहां S1 से पार्टिकल अगर पहले ऊपर गया है तो S2 से भी पार्टिकल पहले ऊपर गया है, दोनों ने क्रेस्ट बनाना स्टार्ट किया है, मान लीजिए ऐसे एग्जांपल है इस तरह से। तो इन दोनों में इस वक्त इनिशियल में शुरुआत में कोई डिफरेंस नहीं है, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, और इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है इनका, 0 है। इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है इनका, फाई कितना है, 0 है इस तरह से। लेकिन मान लीजिए यहां पर बनाऊंगा मैं फिर कह रहा हूं ये सारी चीजें समझने के लिए है और समझना बहुत जरूरी है, तभी इंटरफेरेंस को आप जान पाएंगे। इस S2 से जो वेव चली है वो इस तरह से चली है कि भाई यहां पर लैम्बडा इसकी वेवलेंथ है, ये क्रेस्ट बनाती है, और भाई यहां डिस्टरबेंस इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पर कि ये पार्टिकल नीचे गया, ये क्रेस्ट ट्रफ बनाया इसने, ऐसा भी हो सकता है इस तरह से। एक ही टाइम पर दोनों से लाइट ने चलना स्टार्ट किया, बट एक ने क्रेस्ट बनाया पहले और एक ने क्या बनाया है, ट्रफ बनाया है इस तरह से। यानी इसके पार्टिकल में और इसके इस पार्टिकल में हमेशा से 180 का फेज डिफरेंस रहेगा भाई। यहाँ पर ये क्रेस्ट बनाता है पार्टिकल और ये ट्रफ बनाता है पार्टिकल, इन दोनों में शुरुआत से ही पाई का फेज डिफरेंस है, शुरुआत से ही 180 का क्या है, फेज डिफरेंस। ऐसा होगा तो क्या होगा जानेंगे इस तरह से भाई। चलिए यहां पर ये क्रेस्ट बना रहा है, ये भी क्रेस्ट बना रहा है, ये ट्रफ बनाना स्टार्ट करेगा, ये भी ट्रफ बनाना स्टार्ट करेगा। ये दोनों सेम फेज में चल रहे हैं और इनका फाई क्या है, 0। ये क्रेस्ट बनाता है तो ये ट्रफ, जब ये ट्रफ बनाएगा तो ये क्रेस्ट, इनमें शुरू से ही क्या है, 180 का फेज डिफरेंस है भाई। इंटरफेरेंस समझना है ना, तो ये चीजें जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आप सभी के लिए, कि ये फेज डिफरेंस क्या है, ये वेव्स चलती है क्या है सुपरपोजिशन, क्यों लाइट को कैंसिल कर सकती है, ये समझना जरूरी है भाई। पहली बात, अब S1 से जो लाइट चलती है भाई चलने दीजिए, S2 से लाइट चल रही है, फिलहाल तो वाटर का एग्जांपल लिया है ना, चलने दीजिए। ये दोनों मान लो, मैंने थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैं शुरू से ही थोड़ा ऐसे मान लेता हूँ, S2 से ये जो लाइट चली है ना, ये यूं बना देता हूँ थोड़ा इस तरह से समझने के लिए, और ये भी इस तरह से चल रही, और दोनों से वेव्स चलते यहाँ किसी P पॉइंट पर पहुंची गई। दोनों से वेव्स चलते किसी P पॉइंट पर दोनों वेव्स पहुंच गई। एक ही पॉइंट पर दोनों से डिस्टरबेंस पहुंच गया,
इससे डिस्टरबेंस चलते 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 पी पॉइंट पर आ गया है, इससे भी डिस्टरबेंस चलते 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 पी पॉइंट पर अगर आ गया है मान लीजिए, अब ये वाली वेव चाहिए, इस वेव का डिस्टरबेंस यहां पर पहुंच चुका है भाई पी पॉइंट पर, ये वेव चाहेगी कि ये पी पार्टिकल क्या करे, ओसिलेट करे, ओसिलेट करे भाई, लेकिन हो सकता है ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना चाहती हो, तो भाई ये S1 से जो डिस्टरबेंस पहुंचा, ऐसे करते हैं कि ये P पॉइंट होना मान लीजिए, ये इसने ये जितना इससे ये एक वेव बनाई, दो वेव बनाई, दो वेव हो गई है यहाँ पर, तीसरी वेव हो गई है, और भाई ये चौथी वेव भी मान लो कंप्लीट हो गई है, ऐसे में चौथी वेव भी कंप्लीट हो गई है, यानी S1 से जो डिस्टरबेंस आया है वो अब P पॉइंट पर एक क्रेस्ट बनाना चाहता है। एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया पहली वाली वेव चाहती है ये पार्टिकल ऊपर जाए, कितना डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है, y1 ऊपर लेकर जाना चाहती है, कुछ y1 डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है। इससे एक वेव बनी भाई इस तरह से, इसने एक वेव बनाई है इस तरह से, इसने भी फिर क्या करा भाई दो वेव बनाई है, तीन वेव बनाई है, और चौथी वेव भी इसकी भी, इसने भी वहां पहुंचने के लिए चार वेव बनाई है, चार साइकिल बनाई है। कहने का मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस S1 से और S2 से अगर क्या था, सेम था, तो जितनी साइकिल S1 से बनी हुई उतनी S2 से, ऐसे केस में क्या होगा, P पॉइंट पर ये A ऊपर वाली अगर चाहेगी ना कि क्रेस्ट बनाओ, यानी पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है, ये नीचे वाली वेव भी पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है, y2 डिस्प्लेसमेंट कराना, दोनों ही पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है, बहुत ऊपर जाएगा भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है ना दोनों, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए क्या हो जाता भाई, इस वक्त जितना डिस्टेंस S1 ने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस S2 ने अगर ट्रेवल किया है, तो शुरू में इनमें कोई डिफरेंस था ही नहीं भाई, शुरू में इनमें कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो ये वहां पर जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, शुरू में कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो वहां भी कोई डिफरेंस नहीं। अगर ऊपर वाली वेव पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है तो नीचे वाली यानी S2 से जो वेव ये भी ऊपर लेकर जाना चाहेगी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। पानी में लहरें इस तरह से अगर सेम आ जाए और ऊपर आ जाएगी भाई, बड़ी लहर बन जाएगी इस तरह से। लेकिन अगर इस केस में ये क्रेस्ट बनाकर चल रहा है, ये ट्रफ, शुरुआत में ही डिफरेंस है पाई का, अगर चार वेव बनाकर ये यहां पर पहुंचा, चार वेव ही बनाकर अगर ये भी यहां पर पहुंचा, तो भाई ये मतलब सेम पॉइंट पर ऐसी कंडीशन है, चार वेव बनाकर जब ये पहुंचेगा, क्रेस्ट बना रहा था, चार वेव पूरी होने के बाद जब P पॉइंट पर पहुंचेगा तो फिर से क्रेस्ट बनाना चाहेगा, पांचवी वेव बनाना चाहेगा और y1 डिस्प्लेसमेंट कराना चाहेगा, और S2 से ट्रफ चला था, एक वेव कंप्लीट, दो वेव कंप्लीट, तीन, चार वेव जब कंप्लीट होंगी, चार वेव कंप्लीट होंगी, तो चार वेव कहां, यहां नीचे, ये पहले ट्रफ फिर क्रेस्ट, यानी यहां जाकर क्रेस्ट पूरा कर लिया, ट्रफ बनाना चाहेगा और नीचे की तरफ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कराना चाहेगी ये वाली वेव। एक वेव ने एनर्जी इस तरह से वहां पर पहुंचाई है कि पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस करना चाहती है, और एक वेव ने इस तरह से एनर्जी यहां पहुंचाई है कि नीचे डिस्प्लेस करना चाहती है। भाई वेक्टर सम करूं, अगर दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कराना चाहा है तो y1 माइनस y2 तो 0 हो जाएगा, या फिर मान लो एनर्जी ज्यादा है किसकी, S1 की। एनर्जी कैसे ज्यादा हो सकती है भाई, ये एम्पलीट्यूड, भाई एक वेव का एम्पलीट्यूड जो था ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेव का A1 है और ये एक वेव का मान लो कितना है, A2, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ये उस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है। लेकिन जैसे इसमें दोनों ही ऊपर लेकर जाना चाहते तो बहुत ऊपर गया, इसमें ऐसे बहुत ऊपर नहीं जाएगा, एक जितना ऊपर लेकर जाना चाहता था दूसरे ने उसे थोड़ा कैंसिल किया, कम रह जाएगा, पार्टिकल जाएगा किसी न किसी एक डायरेक्शन में, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा उसकी डायरेक्शन में जाएगा। ये आप समझे बात को। और वेक्टर सम किया, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहते हो, माइनस करेंगे इस केस में इस तरह से, ये भी बात आपको क्लियर रहे भाई।
शुरुआत से कोई अगर डिफरेंस नहीं था, इसका क्रेस्ट तो इसका भी क्रेस्ट, यानी शुरू से कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो का फेज डिफरेंस था अगर मान लो, तो भाई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये अगर वहां क्रेस्ट बनाना चाहती है तो ये भी वहां क्रेस्ट बनाना चाहिए। जब ये ट्रफ क्रेस्ट बनाने के बाद पलटेगी, पार्टिकल को ऊपर ले जा रही थी ऊपर वाली, फिर नीचे भी तो लाएगी, लेकिन ये दोनों एक साथ करेंगे ये चेंज अपने अंदर, इसलिए मैक्सिमम वहां पर एक बड़ी सी ये दो वेव्स आई थी इस तरह से, दोनों का कुछ एम्पलीट्यूड था, दोनों के मिलने से जो वेव बनेगी वो बड़ी वेव बनेगी वहां पर। इसमें दोनों के मिलने से छोटी वेव बन जाएगी, और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम कर दूं तो कोई वेव ही नहीं बनेगी वहां पर। भाई एक पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहता है, एक पार्टिकल को नीचे, और प्लेन हो गया अभी वहां पर, पार्टिकल ना ऊपर गया ना नीचे गया, इस तरह से लहर वेव ने वेव को कैंसिल कर दिया। कर सकती है ना वेव कैंसिल, इसका मतलब, क्योंकि मैं लाइट को कैसे नेचर का कह रहा हूं, वेव नेचर का, मैंने तो कहा है एक लाइट का सोर्स क्या कर रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है, यानी पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक वेव के कारण वहां पर पार्टिकल जाकर अगर ऊपर ऑसिलेट होना चाहता, ऊपर की तरफ जाना चाहता, और एक के कारण नीचे, तो कैंसिल करेंगे। ऐसे ही पानी का एग्जांपल दिया है, तो लाइट में भी ऐसी है, लाइट को कैंसिल कर सकती है। लाइट क्या कर सकती है, लाइट को कैंसिल कर सकती है, और लाइट के साथ मिलकर डार्क बना सकती है। ये बात आपके दिमाग में इस एग्जांपल से आए, और भी बातें हमें समझने की। S1 से लाइट ने सेम, भाई अब ये पहली बात आपको समझ में आ जाए, इन दोनों वेव्स में शुरू से कोई डिफरेंस नहीं था, शुरू में कोई डिफरेंस नहीं था, इसका भी क्रेस्ट और इसका भी क्रेस्ट आया, और अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वहां पर भी ये सेम रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, यानी कोई फेज का डिफरेंस, कोई फाई की वैल्यू जीरो रही, ये भी उतना, इसने भी इतना ही एंगल ट्रेवल किया है, इसने भी उतने ही एंगल ट्रेवल करे हैं, तो जीरो कर दो भाई। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं ना मेरे बराबर आजा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना भाई, इस तरह से कहते हैं मेरे बराबर आजा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तो ये दोनों शुरू से ही एक साथ चल रही थी, वहां भी कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो मैं और आप साथ साथ चल रहे हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, 4 कदम आगे आ गए हैं, फिर दोबारा हम साथ साथ होंगे, हम कहेंगे चल यार रेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पिछली बात को कैंसिल कर देंगे, तो ये पीछे से जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, तो यहाँ पर इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, फेज डिफरेंस जीरो था, और फेज डिफरेंस जीरो था, तो ये दोनों मिलकर बड़ी वेव बना लेंगे इस तरह से। शुरू से ही अगर डिफरेंस चल रहा होगा तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वहां पर ये अपोजिट होंगे और कैंसिल कर देंगे, कर दो कैंसिल, कोई बात नहीं, कर लिया भाई कैंसिल। एक और बार यूं समझिए, शुरू में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फेज है, शुरू में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फेज है भाई, तो चलती रही ये वेव भी पी पॉइंट की तरफ चल रही है। ये थोड़ा इधर बना लेते हैं समझने के लिए, कि ये अभी भी ऐसी चीज समझा रहा हूँ बस समझने की, आपको ऐसे पेपर में ऐसे नहीं लिखना भाई, पेपर में तो थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा, डेरिवेशंस पूछे जाएंगे, डायग्राम पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, हम उनकी भी बात करेंगे। ये मत सोचना आधे घंटे की क्लास में कुछ लिखवाया ही नहीं पेपर वाला, पेपर में ये नहीं लिखना, फिर पेपर में जो लिखना उसे समझने के लिए समझना जरूरी है। अब फिर S1 से वेव चली, सेम वेवलेंथ है दोनों की, सेम फ्रीक्वेंसी, और ऐसी वेव्स में, ऐसी वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, उन्हें मोनोक्रोमेटिक वेव्स कहते हैं। मतलब ये दोनों अगर लाइट होती तो मैं इन्हें मोनोक्रोमेटिक लाइट कहता, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी वेवलेंथ भी सेम है, ठीक बात है। अब S1 से क्रेस्ट चला, S2 से क्रेस्ट चला, इन दोनों में शुरू से कोई डिफरेंस नहीं है, फाई की वैल्यू शुरुआत में, इनिशियली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनिशियल फेज कितना है, जीरो, शुरू में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी यहां से भी क्रेस्ट चला, यहां से भी क्रेस्ट चला, और ये फिक्स रहेगा, जब ये क्रेस्ट के बाद ट्रफ बनाएगा तो ये भी क्रेस्ट के बाद ट्रफ बनाएगा। भाई ऐसे सोर्सेज जिनमें स्टार्टिंग से जो फेज है वो या तो जीरो है, या फिर अगर कुछ डिफरेंस होता, जैसे पिछले केस में एक क्रेस्ट बना रहा था और एक ट्रफ, शुरू से कितना डिफरेंस था, 180 का, लेकिन वो 180 ही रहेगा, जब वो क्रेस्ट बना रहा था ये ट्रफ बना रहा है, 180 का डिफरेंस, फिर ये जब ट्रफ बनाता है तो ये क्रेस्ट बनाता है, यानी फिर भी 180 करा, फिर दोबारा ये ट्रफ बनाएगा, वो क्रेस्ट बनाएगा, फिर 180। फेज डिफरेंस या तो ना हो, जैसे इन दोनों में नहीं है, इसका क्रेस्ट चला, इसका क्रेस्ट चला, शुरू से कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या फिर अगर फेज डिफरेंस है स्टार्टिंग से तो वो फिक्स रहे,
पाई का डिफरेंस है इसमें, वो फिक्स रहे, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाता है? अभी तो मैं पानी का एग्जांपल ले रहा था, लेकिन ये बल्ब होते, लाइट के सोर्स होते, तो ऐसे लाइट के सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। मैं ये सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, घबराए ना। कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं इन्हें। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब जुड़वा है ये दोनों। जुड़वा मूवी देखी ना, जैसे एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा, ऐसे ही एग्जांपल लेकर चलिए भाई इस तरह से कि कोहेरेंट सोर्सेज मतलब जुड़वा है ये दोनों। या तो शुरू से ही कोई डिफरेंस नहीं है, यानी फाई की वैल्यू 0 है, अब 0 ही रहेगी, बदलेगी नहीं भाई स्टार्टिंग से। आगे जाकर बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, और उस वही तो तभी तो इंटरफेरेंस होगा, और कैसे बदलेगा अभी बताऊंगा मैं इस तरह से। और अगर फेज डिफरेंस पाई है, मतलब कुछ भी है, 180 है या 45 है, 90, कुछ भी डिफरेंस है, तो वो फिक्स रहे, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए भाई। ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाता है? कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। शुरू से कोई डिफरेंस नहीं है भाई दोनों वेव्स में, दोनों वेव्स ने चलना स्टार्ट कर दिया है, दोनों वेव्स ने चलना स्टार्ट कर दिया है। पी पॉइंट जो है ना, वो S1 के नजदीक है भाई, क्लोज है, और S2 के क्या है भाई, दूर है, फार है। यानी S1 से जो लाइट पहुंचेगी P पॉइंट पर, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और S2 से जो लाइट पहुंचेगी P पॉइंट पर, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। गड़बड़ हो गई। एक ने मान लो 10 मीटर ट्रेवल किया और एक ने 11 मीटर ट्रेवल किया है, तो भाई ये 1 मीटर का पाथ डिफरेंस है S1P। S2 से जो लाइट गई उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया S2P, और S1 से जो लाइट पहुंचेगी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1P। और अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्होंने, इसलिए इनके पाथ में एक डिफरेंस है। एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पाथ डिफरेंस में समझे सबसे पहली बात तो भाई, दोनों ने अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो पाथ डिफरेंस होगा। ये बात आपको क्लियर रहे। अब कितना पाथ डिफरेंस भाई हो सकता है? ऊपर वाली वेव ने पहुंचने के लिए 10 वेव बनाई है, नीचे वाली वेव ने कितनी वेव बनाई है भाई? 11 वेव बनाई है भाई यहाँ पहुंचने के लिए। नीचे वाली वेव ने P पर पहुंचने के लिए 11, एक वेव एक्स्ट्रा बनाई है। यानी कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया इसने? लैम्बडा का। एक वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, मतलब कितने का पाथ डिफरेंस बनाया है भाई? लैम्बडा। एक वेव एक्स्ट्रा, एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है ना, यानी वेवलेंथ जितनी है उतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है नीचे वाली लाइट ने। 10 वेव बनाई है इसने यहां तक तो, और अब ये क्रेस्ट बनाना चाहती है, अपना पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है। इसकी 10 वेव यहां पूरी हो गई थी भाई, फिर वही कह दो इसने 10 ट्रेवल कर ली, इसने 10 ट्रेवल कर दी, काट दिया भाई, 0 रह गया। अब ये 11वीं वेव बना रही है, क्रेस्ट बनाया, ट्रफ बनाया, ये भी तो क्रेस्ट बनाना चाहती है, ये भी पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है इस तरह से। नीचे से जो वेव आई है उसने एक थोड़ा डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, क्योंकि P पॉइंट दूसरे से थोड़ा दूर है, तो S2 से लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना एक्स्ट्रा मान लिया मैंने? एक वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है मान लीजिए। तो एक वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करने पर भी ये भी क्रेस्ट बनाना चाहती, ये भी क्रेस्ट बनाना चाहती हैं। इनके अंदर फेज डिफरेंस, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं था भाई, ये भी क्रेस्ट बनाना चाहती थी, ये भी क्रेस्ट बनाना चाहती थी। इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था, शुरू से तो कोई डिफरेंस नहीं था, बट एक ने ज्यादा वेव्स ट्रेवल, एक ने ज्यादा साइकिल बनाई और एक ने कम बनाई है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग थे। इसने नीचे वाली ने एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है, यानी 2 पाई का एंगल एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। जब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था वही पिछले केस में, तो जितनी साइकिल इसने बनाई उतनी साइकिल जब इसने बनाई थी तो वही फेज डिफरेंस कितना था? 0, दोनों ने बराबर ट्रेवल। बट अब नीचे वाली ने एक एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, तो 2 पाई का क्या आ गया भाई? फेज डिफरेंस। एंगल कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर दिया? 2 पाई कर दिया। और पाथ कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया भाई? लैम्बडा। एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? लैम्बडा। और एक लैम्बडा में, एक वेव में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 पाई का डिफरेंस आ गया भाई।
बट अभी भी दोनों ही वहां जाकर ये क्रेस्ट बनाना चाहती, ये भी क्रेस्ट, क्योंकि शुरू से तो कोई डिफरेंस नहीं था, तो ये भी ऊपर लेकर जाना चाहती है, ये भी ऊपर लेकर जाना चाहती है, वहां फिर से ये पार्टिकल बहुत ऊपर जाएगा और लाइट लाइट के साथ मिलकर ऐड हो जाएगी इस तरह से। ये बात समझ में आई आपको कि इस बार डिफरेंस था पाथ का। पहला केस दोनों से सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जितना सेम एंगल ट्रेवल किया, क्रेस्ट बनेगा तो क्रेस्ट, ट्रफ बनेगा तो ट्रफ, दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहती है इसे, और मैक्सिमम बनेगा वहां लाइट लाइट के साथ ऐड हो जाएगी, पानी पानी के साथ ऐड होकर बड़ी वेव बना लेगा, लाइट भी लाइट के साथ ऐड होकर ज्यादा लाइट दिखाएगी भाई वहां पर। सही बात है। इस तरह से अब की बार इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन कितना ज्यादा किया है, 1 लैम्बडा एक्स्ट्रा किया है, एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है, तो P पॉइंट S1 के क्लोज है, S2 से दूर है, एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है नीचे से लाइट में, तो 1 लैम्बडा यानी पाथ डिफरेंस, रास्ता कितना ज्यादा ट्रैवल किया, मीटर में डिस्टेंस बताऊं, कितना एक्स्ट्रा मीटर में डिस्टेंस ट्रैवल किया, लैम्बडा के बराबर जितनी वेवलेंथ है, और एंगल कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया भाई, 2 पाई का किया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं आया भाई, दोनों ही पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस करना चाहते थे, मैक्सिमा बनेगा, फिर ये जब ट्रफ बनाएगा तो ये भी ट्रफ बनाएगा, और भाई फिर मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा का मतलब वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए ये P पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना S1 से इस तरह से है कि नीचे वाली वेव को 2 एक्स्ट्रा ट्रैवल करनी पड़ती है, 2 साइकिल एक्स्ट्रा बनानी पड़ती हैं, पाथ डिफरेंस कितने का हो गया, 2 लैम्बडा का हो गया, एंगल कितना एक्स्ट्रा कवर किया, 4 पाई किया, फिर क्या फर्क पड़ता है भाई, फिर से ये क्रेस्ट बना रहा होगा, ये ट्रफ बना रहा होगा, मतलब सॉरी ये क्रेस्ट और ये भी क्रेस्ट, जब ये ट्रफ बनाएगा तो ये भी दोनों ऊपर लेकर जाना चाहते होंगे। यानी जब भी एक वेव ने दूसरी से एक साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करी हो, यानी लैम्बडा का डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, यानी एंगल के मामले में 2 पाई ट्रैवल किया हो, अगर 2 साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करी होगी तो एक्स्ट्रा पाथ कितना हो गया, 2 लैम्बडा, और यानी एंगल कितना हो गया, 4 पाई। 3 साइकिल एक्स्ट्रा बनाई हो तो 3 लैम्बडा का पाथ एक्स्ट्रा हो गया और 6 पाई का एंगल एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे डिफरेंसेस अगर होंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइट लाइट के साथ ऐड होकर क्या करेगी, वहां पर एक ज्यादा लाइट दिखाएगी। मतलब यूं एक सीधी सी एक लाइन खींच दूं स्क्रीन, इस पर एक पॉइंट ऐसा था ये जिस पर दोनों से डिस्टेंस जिसका सेम है, दोनों से आने वाली लाइट क्या करेगी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सेम फेज में आएगी, और यानी क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे, और लाइट ज्यादा दिखाई देगी भी। यहाँ थोड़ी सी आगे चलूं ऊपर की तरफ तो इसके क्लोज है और इससे थोड़ा सा दूर है ये पॉइंट, नीचे से लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन मान लो ये पॉइंट ऐसी जगह पर है कि नीचे से आने वाली लाइट ने क्या किया है, एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता भी उस बात से, ये भी क्रेस्ट बनाएगी, ये भी क्रेस्ट बनाएगी, ये भी पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी, ये करेगी, और वहां पर भी लाइट लाइट के साथ ऐड होकर ज्यादा लाइट दिखाएगी। थोड़ा ऊपर चला जाऊं, P पॉइंट और दूर हो गया भाई, नीचे वाली को और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस है कि नीचे वाली लाइट को 2 साइकिल एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, 2 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो गया, 4 पाई का एंगल का, फिर भी बनेगा भाई। बीचों बीच तो लाइट लाइट के साथ ऐड होकर ज्यादा लाइट बनाएगी ही बनाएगी। थोड़ी आगे एक पॉइंट होगा जहां नीचे वाली ने एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई होगी, फिर भी वहां पर ज्यादा लाइट होगी। थोड़ी आगे फिर एक पॉइंट होगा जहां पर इसे 2 साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करी होगी, लेकिन फिर भी क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे ज्यादा लाइट होगी। ऐसे ही नीचे भी एक पॉइंट होगा, इधर इस साइड सेंटर से इधर आ जाओ, ऊपर वाली को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, नीचे कम, ऊपर वाली को एक साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करनी पड़ी है, फिर यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ पर ज्यादा, ऐसे भाई दोनों तरफ। बीच में दोनों से लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे, बीच में ज्यादा लाइट दिखाई देगी भाई आपको, मैं दिखाऊंगा फ्रिंजेस आपको, बीच में ज्यादा लाइट दिखाई देगी आपको। थोड़ी देर बाद फिर एक ऐसी जगह आएगी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, जहां फिर ज्यादा लाइट दिखाई देगी, फिर ज्यादा लाइट दिखाई देगी, फिर ज्यादा। फिर भाई ये बताओ कि ये पॉइंट था बीच में जहां पर ज्यादा लाइट थी, क्योंकि दोनों से सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। थोड़ी आगे एक पॉइंट है कि इसने एक साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करी है, बहुत भीड़ हो गई है, ये मैं लिख क्या रहा हूं उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एक साइकिल एक्स्ट्रा ट्रैवल करी है तो फिर यहाँ पर ज्यादा लाइट होगी, यानी इसके और इसके बीच में एक ऐसी जगह भी है जहां पर लाइट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी,
मैं बता देता हूं भाई आपको। लाइट क्यों कम हो जाएगी मैं बता देता हूं भैया आपको इस तरह से। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मान लीजिए S1 था और ये S2 था और भाई शुरू से इन दोनों का क्रेस्ट चला है, इसका मतलब ये सेम फेज में है। शुरू में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो लैम्बडा इसकी है वो लैम्बडा इसकी है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और क्योंकि शुरू से कोई डिफरेंस नहीं है और वो फिक्स रहेगा। या अगर डिफरेंस होता, मान लो इसका क्रेस्ट चले और इसका ट्रफ चले लेकिन वो फिक्स रहे 180 का डिफरेंस, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। और चलते 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 P पॉइंट पर जब पहुंची, P पॉइंट मान लो S1 के पास है, S2 से दूर है। S2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना ज्यादा ट्रेवल किया भाई? आधी साइकिल एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है। आधी साइकिल का मतलब कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? एक वेव का आधा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है। अगर एक लैम्बडा में 2 पाई का डिफरेंस आ जाता है तो यानी फेज डिफरेंस कितने का हो गया? आधी वेव में पाई का डिफरेंस। अब ऊपर वाली वेव अगर वहां क्रेस्ट बनाकर इसे ऊपर ले जाना चाहती होगी ना भाई, 10 वेव इसने बनाई, 10 इसने बनाई, कैंसिल। अब ये अपनी 10.5वीं यानी आधी वेव और बनाना चाहता है, क्रेस्ट तो बना लेगा, ट्रफ बनाना चाहेगा भाई। P पॉइंट पर पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगा। अब एक वेव चाहती है पार्टिकल ऊपर जाए और एक वेव चाहती है पार्टिकल नीचे जाए। अब तो लाइट को कैंसिल करेगी, वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा ढंग से। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है तो वो पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, खत्म लाइट में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं। एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाना चाहती है, दूसरी वेव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाना चाहती है। किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशन नहीं हुआ, जीरो कर दिया भाई मैंने, वहां पर अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, उजाला खत्म हो जाएगा वहां पर भाई। थोड़ी सी आगे एक और पॉइंट कंसीडर किया, इससे ज्यादा कम डिस्टेंस चल गया, नीचे वाली से ज्यादा, कितना एक्स्ट्रा? वो एक वेव और फिर आधी वेव यानी 1.5 साइकिल एक्स्ट्रा बना रहा है नीचे वाला, यानी 3 लैम्बडा बाई 2, एक लैम्बडा पूरा और प्लस लैम्बडा बाई 2, 1.5 वेव एक्स्ट्रा बना रहा है, 3 पाई का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे पॉइंट्स पर लाइट को कैंसिल कर कर डार्क बना लेगी। लाइट को कैंसिल कर कर ऐसे पॉइंट्स पर डार्क बना लेगी। इंटरफेरेंस मतलब लाइट के साथ जब सुपरपोज करती है तो रिजल्टेंट जो नई लाइट वहां पर दिखाई देगी उस जगह पर, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां लाइट ज्यादा दिखाई देगी, ब्राइट, मैक्सिमा, और कुछ ऐसी होंगी जहां पर लाइट को कैंसिल कर देगी और मिनिमा बनेगा और वहां पर डार्क हो जाएगा, वहां पर लाइट मिनिमम हो जाएगी। इसी फिनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसे समझने का तो समझ तो लिया, अब इसे लिखने की बात आ गई है भाई, और लिखेंगे भाई हम इस बात को, आपको बताऊंगा मैं इस तरह से भाई। एक और बात भाई, एक वेव ने दूसरी से कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है? कुछ P पाथ ट्रेवल किया है। तो अभी तो मैंने लैम्बडा बाई 2 कंसीडर कर लिया, लेकिन एक वेव ने दूसरी से P पाथ एक्स्ट्रा अगर ट्रेवल किया है तो ये लैम्बडा की टर्म्स में कितना होगा? मैंने लैम्बडा से डिवाइड कर दिया। मान लो 2 लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था और लैम्बडा से डिवाइड कर दूं, यानी जितनी उसकी वेव, एक साइकिल जो 2 साइकिल एक्स्ट्रा ट्रेवल करी, साइकिल आ जाएगी। पाथ डिफरेंस को एक लाइट ने दूसरी से अगर एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है तो उनमें एक पाथ का डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस को लैम्बडा वेव लेंथ से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई कि कितनी साइकिल एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है उसने। और एक साइकिल में एंगल कितना होता है? 2 पाई का, तो इसका मतलब एंगल का डिफरेंस कितना हो गया उनमें, ये उसको डिनोट करता है और इसे फाई लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले का आगे चलकर यूज करूंगा, आपको ये आना जरूरी है इंटरफेरेंस समझने के लिए भाई। ये भीड़ जो मैंने बनाई थी ये समझनी जरूरी थी। इस तरह से हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने उसे क्या समझाने की कोशिश करी है, कैसे एक वेव दूसरी वेव के साथ जुड़कर बड़ी वेव भी बना सकती है और कैसे एक वेव दूसरी वेव के साथ मिलकर उसे कैंसिल भी कर सकती है। ऐसे लाइट को कैंसिल भी कर सकती है और लाइट के साथ ऐड भी हो सकती है, लेकिन रूम के अंदर ऐसा फिनोमेनन देखने को नहीं मिलेगा। जो सोर्सेज आपके पास हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है
और इतने बड़े सोर्सेज नहीं चाहिए भाई, हमें छोटे सोर्सेज चाहिए। कैसे छोटे सोर्सेज? बिल्कुल पॉइंट होल के जैसे सोर्सेज भाई। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में और आगे। आप अपने कमरे में इंटरफेरेंस नहीं देख पाएंगे भाई इस तरह से। आपको अपने रूम में इंटरफेरेंस देखना है तो मैं सेटअप बताऊंगा आपको, और मैं वीडियो भी उसकी अपलोड करूंगा, फ्रिंजेस की भी वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे फ्रिंजेस बनते हैं, और आप देख पाएंगे उस एक्सपेरिमेंट को भाई। आइए भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरा इतना बोलना काम आया होगा आपको। जो मैंने समझाना चाहा है वेव्स के बारे में समझ में आया होगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो अपने आप में ही क्लियर है कि जब बहुत सारी वेव्स आपस में सुपरपोज करती है, कई सारी 1 2 3 4 10 कितनी भी वेव्स हो सकती है भाई, वो वेव्स जब सुपरपोज करती हैं एक दूसरे पर, तो जो उनका रिजल्ट होगा, यानी जो नई वेव बनेगी, उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सभी वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका वेक्टर सम करिए, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐड होंगे, अपोजिट में होंगे तो कैंसिल करेंगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, और आप सभी बच्चों को ये डेफिनेटली क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मुझे यहाँ डायग्राम बनाना है और आप लिखिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम superpose on each other at any point, then the resultant displacement is the vector sum of individual displacement of waves। तो ये बात आपको क्लियर हो, और इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। और इस डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला कि भाई मान लो एक वेव आई थी वहां पर, जो चाहती है कि मैं इसका y1 डिस्प्लेसमेंट कराऊं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, इसलिए वेक्टर लगा दिया भाई मैंने ऊपर इस तरह से कि ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराना चाहती है शायद। और एक और वेव है वो y2 डिस्प्लेसमेंट कराना, कितना डिस्प्लेसमेंट कराना चाहेगी ये तो एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो y2 डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है, ऐसे y3 डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है। कितना डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है, इससे ज्यादा मायने ये बात रखती है कि किस डायरेक्शन में कराना चाहती है। सेम डायरेक्शन में कराना चाहती होंगी तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर अपोजिट में कराना चाहती होंगी तो कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या कर दिया जाए, वेक्टर सम कर दिया जाए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके लिए क्या कर दिया जाए, वेक्टर सम कर दिया जाए। इस तरह से ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, और ऐसे भी हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं सुपरपोजिशन के लिए कि ये पहली वेव है y1 डिस्प्लेसमेंट, इसका y1 वेव है ये कोई, तो ये एक वेव है, और ये वेव क्या चाहती थी भाई, इसका क्रेस्ट है और इसका ट्रफ है, ऐसे ट्रेवल कर रही है। एक और वेव है भाई इस तरह से y2 वेव है, ये भी इस तरह की वेव है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a1 मान लो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2 मान लो। तो ये जब क्रेस्ट बनाती है तो ये भी क्रेस्ट बनाती है। ये टाइम के साथ क्या दिखाए गए हैं, इनके वाइब्रेशंस, इनके ऑसिलेशंस दिखाए गए हैं, वेव दिखाई गई है कि टाइम 0 पर ये अगर क्रेस्ट बनाती है तो ये भी टाइम 0 पर क्रेस्ट बनाती है, फिर ये ट्रफ बनाती है, ये भी ट्रफ बनाती है। ये दोनों वेव्स अगर किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो उस पॉइंट पर एक बड़ी वेव बन जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये बात लिख लीजिएगा भाई। इस बात को लिखने के बाद फिर मैं ये कहूंगा आपको कि भाई हो सकता है कि एक वेव क्रेस्ट बनाना चाहती, ये एक वेव ट्रफ बनाना चाहती थी, एक वेव है ये, और ये किसी P पॉइंट पर पहुंचकर ट्रफ बनाना चाहती थी। एक दूसरी वेव है y2, वो भी उस पॉइंट पर पहुंचकर ट्रफ बनाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं, भी बड़ा ट्रफ बन जाएगा, फिर जब क्रेस्ट बनाएगी तो बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा। इस तरह से y1 प्लस y2 हो जाएगा इस तरह से। तो जब एक का क्रेस्ट आया है तो दूसरे का क्रेस्ट, फिर वो बदल कर ट्रफ करेगी तो दूसरी भी ट्रफ कर देती है, तो सेम फेज में रहेंगे। और मान लो एक तो क्रेस्ट बनाना चाहती है वहां पर, थोड़ी देर बाद ट्रफ बनाना चाहेगी वहां पर, और एक दूसरी वेव है जो वहां जिस टाइम पर ये क्रेस्ट बना रही है उस टाइम पर ये ट्रफ बना रही है। जब ये क्रेस्ट बनाती है, जब ये ट्रफ बनाती है तो ये क्रेस्ट बनाती है,
और इनके सुपरपोजिशन से तो नील हो जाएगा भी, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा एक का कम, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो थोड़ी ऊपर की तरफ एक छोटी सी वेव बना देता हूं, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता तो नीचे की तरफ एक वेव बन जाती। इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है और इसको समझने के बाद ही तो आप क्या समझ पाएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझ पाएंगे गाइस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो इस लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा और साथ ही साथ मिलेगा इस आपको दूसरा लेक्चर इसका, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। आई होप सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा आधी हद तक। भाई क्या बताना चाहूंगा मैं इंटरफेरेंस में, यही बताना चाहूंगा कि किसी जगह पर लाइट को कैंसिल कर ज्यादा लाइट दिखा दे और कहीं पर डार्क बना दे, ऐसे फिनोमेनन को मैं थ्योरेटिकली पढ़ना चाहूंगा। कितनी जगह में ब्राइट बनेगा, कितनी जगह में डार्क बनेगा, कितनी इंटेंसिटी होगी ब्राइट की, कितनी इंटेंसिटी होगी डार्क की, ऐसी चीजों को समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया और इसके बाद मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई चाहिए आपसे कि आपको सुपरपोजिशन एटलीस्ट बहुत बढ़िया समझ में आ गया है और अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी के साथ और कितने बेहतर तरीके से शायद मैं इंटरफेरेंस आपको समझा पाऊं। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और जो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो YouTube पर ये वीडियो मेरी देख पा रहे हैं वो मुझे कमेंट जरूर करें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या वो बेहतर तरीके से समझ पाए, क्या मेरा तरीका अच्छा था समझाने का, और फिर इंटरफेरेंस में आपको समझाऊंगा तो ये अच्छे से समझ में आया होगा, तब आपको अगला अच्छे से समझ में आएगा। इंटरफेरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजेदार है, बहुत सारी बातें होंगी उसके बारे में। थैंक्स।